हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान देना इसमें दिया क्या क्या है वो हमें फोकस करना ज़्यादा। इसमें दिया हुआ है कि स्टेट जब भी कोई रूल, कोई भी स्कीम, कोई भी कानून बनाने जाएगी तो सबसे पहले इन चीज़ों को फोकस करिए। इन चीज़ों को फोकस मतलब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं जिसमें अभी ज़रूरी नहीं था कि इस सब का, क्योंकि ध्यान देना इस सब को सरकार इसको जस्टिसिएबल भी बना सकती थी। जस्टिसिएबल कि मतलब अगर किसी बंदे को ये नहीं मिला तो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशियरी के पास, लेकिन सरकार की कैपेबिलिटी नहीं थी उस समय। ये इस टाइप का एक समझ लो, डीपीएसपी इज ए ब्लैंक चेक। डीपीएसपी को आप ब्लैंक चेक बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसा आया उतना उतना अकाउंट आप निकाल सकते हैं। तो देश में जितनी तरक्की हो जाएगी तो डीपीएसपी में जो जो बातें लिखी है वो सब का आप स्कीम या पॉलिसी के फॉर्म में बना देना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया हुआ है। जैसे आपको पता है पार्ट 3 में दिया है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अगर पूरा नहीं होता है किसी बंदे का मौलिक अधिकार तो जा सकता है जुडिशरी के पास, लेकिन पार्ट 4 नॉन जस्टिसिएबल है तो नहीं जा सकता। तो आप बोलोगे कि आया कहाँ से, कौन से आर्टिकल तक लिखा हुआ है। आर्टिकल 36 से 51 तक लिखा है। आया था हमने आयरिश से, आयरिश जो आयरलैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से है उससे बोरो किया था 1937 में। मतलब जो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन थी हमने तो बोरो किया 1947 के आसपास, क्योंकि हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था 1946 के बाद। क्लियर। लेकिन अब आयरलैंड क्या, आयरलैंड ओरिजिनल, आयरलैंड के पास जो था ओरिजिनल था नहीं, आयरलैंड ने स्पेनिश से कॉपी किया था, बस ये ध्यान रखना है। और कुछ फीचर्स है, उसके बाद कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कैटेगराइजेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि लूसेंट में सिंपल कैटेगराइजेशन के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब है ऐसे आइडिया, ध्यान देना, ऐसे आइडियल्स मतलब ऐसे पॉइंट जैसे गरीबों के लिए काम करना है, वुमेन को इक्वल सैलरी मिलना चाहिए अगर इक्वल काम कर रही है, तो इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, वर्किंग मतलब वर्कर को मैनेजमेंट में हिस्सेदारी देनी है अगर कोई फैक्ट्री में काम करना है, ऐसी ऐसी बातें बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें लिखी हुई है कि ये सब मिलना चाहिए, ये सब मिलेगा ना तो अच्छा रहेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसे आइडियल के बारे में बात करता है। क्लियर कि इस ऐसे आइडियल है स्टेट अपने दिमाग में वो बात रखे जब स्टेट को लॉ और पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। ध्यान देना स्टेट को अगर कोई भी कानून और पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होगी ना तो स्टेट अपने दिमाग में बात रखेगा कि मैं कुछ ऐसे कानून बनाऊंगा, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जिसमें ये फुलफिल हो, नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। क्लियर। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिया था ना वही बात सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रीअसेंबल की गई है, सेम वही बात है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। मतलब कि ये सारी बातें ध्यान में रखना है। ये बात किसने किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसका वर्ड है, BR अम्बेडकर का। क्लियर। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे होगा हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारा वेलफेयर स्टेट बनेगा, पुलिस स्टेट नहीं बनेगा। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होगा, सबके लिए कल्याणकारी योजना बनाई जाएगी। क्लियर। तो एक चीज़ और बताएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फंडामेंटल डेमोक्रेसी की बात, सॉरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात किस पार्ट में लिखी है, तो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट। लेकिन आपसे पूछे जाएगी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कहाँ पे लिखेगी, तो आप बोलना डीपीएसपी में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल है। क्लियर है। ध्यान देना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भले ही नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, ध्यान देना सरकार कोई पॉलिसी बनाती है और वो एकदम उल्टा जाती है डीपीएसपी से, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशियरी क्या होगा, जुडिशियरी देखेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। जुडिशियरी क्या करेगा, भले ही कितना भी ये क्या है, कितना भी नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन जुडिशियरी देखेगी कि सरकार जो कानून बना रही है इस पर खरे तो उतर रहा है ना। अगर नहीं खतरा उतर रहा है तो सरकार तो जुडिशियरी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी और उस पर्टिकुलर एक्ट को नल एंड वॉइड करार दे सकती है। क्लियर। मान लो ऐसा है कोई कानून है कि इक्वल वर्क
अगर वुमेन और मेल और फीमेल करे तो उसको इक्वल पे बनना चाहिए, तो सरकार को ये कानून बनाना चाहिए। सरकार इसका बिल्कुल उल्टा बना रही है, तो ऑब्वियसली जुडिशियरी कुछ नहीं बोली, नहीं आएगी, बीच में बोलने आएगी जुडिशियरी, और इवन इस कानून को हटा भी दे सकती है कि नहीं भाई आप तो सीधा उल्टा जा रहे हो ना। नहीं, तो हुआ क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम अपने सहूलियत के हिसाब से हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। सोशलिस्ट जो एकदम बिल्कुल कल्याणकारी वाला है, उसके बाद गांधीयन, उसका लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। फिर तीनों पार्ट के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, आपके बुक में जो दिया है वही मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उतना फिर मैं नहीं करवा रहा था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर सिंपल, क्योंकि मैं अपना नोट से कराता तो पूरा लक्ष्मीकांत हो जाता, तो लक्ष्मीकांत मैं बाद में करवाऊँगा 1-2 महीने बाद, लेकिन अभी हम पहले लुसेंट पूरा कंप्लीट, क्योंकि एक बुक हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके बाद आपको, क्योंकि बहुत लोगों का तो लुसेंट से ही काम चल जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि कुछ ही एग्जाम है जहाँ पे लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। क्लियर, देखिए सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, उसमें सबसे पहला क्या है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना, ये एक्चुअली आर्टिकल 39 में लिखा है। क्लियर, आपको याद नहीं भी है तो कोई दिखे कि लोगों के जीवन के लिए एडिक्वेट मीन होना चाहिए। लोगों के जीवन मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड मतलब जीवन चलाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब लोगों को मिलना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंश्योर एडिक्वेट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। ध्यान देना, ये आपको पता है, ये जो एक्चुअली आर्टिकल 39, ध्यान देना ये भी 39 का पार्ट है, ये भी 39 का पार्ट है, और इसके बाद ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, पूरा का पूरा 39 का पार्ट है, 39 का पार्ट है। क्लियर, इसमें क्या बताया गया है पता है आपको, इसमें बताया गया है कि अगर आप सरकार किसी वेल्थ को कंसंट्रेशन होने से रोकती है, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग कमा रहे हैं, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार ऐसे कानून बनाए, यानी जो सरकार टैक्सेशन सिस्टम लगाती है तो ये सही है। क्लियर, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन के लिए, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये एक्चुअली 43 आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या, टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू चिल्ड्रेन एंड यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। चिल्ड्रेन एंड यूथ के लिए कुछ ऐसा काम करें कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकना है। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, टू मेक एफर्ट टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज। मतलब इन सारे केस में आप उनको काम देना होगा। क्लियर है ना, ये एक्चुअली आर्टिकल 41 में दिया है। क्लियर है ना, आर्टिकल 41 में दिया है। आपको आर्टिकल याद नहीं रखना है, बस आप ऐसे पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी विलेज एरिया पे फोकस करते थे, तो देखो गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, देखो 2 बार गांधीयन प्रिंसिपल का पिक लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पे है गांधीयन। देखो दिस आर एम्बॉडीमेंट ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, विलेज पंचायत की बात करते थे कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि सेल्फ गवर्नमेंट हो। ये आर्टिकल 40 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विलेज पंचायत की बात किस आर्टिकल में, सारा आर्टिकल नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसका आर्टिकल नंबर पूछता है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी वीकर सेक्शन की, ये 46 आर्टिकल में है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कॉटेजेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन जो गांधी जी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 43 में दिया हुआ है। और उसके बाद इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और ड्रिंक्स को आप प्रोहिबिट करो, नहीं यूज करो, ये है 47 में, और नेक्स्ट है 48 में। क्लियर,
स्लॉटर ऑफ काउ काब्स या ऐसे चीज़ों को प्रिवेंट करो। तो 47 में 48 में 48 47 ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होते। अब नेक्स्ट है लिबरल प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरे देश में। एकमात्र ऐसा राज्य है, या हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट राज्य कौन है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट्स गोवा। नेक्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, इसकी बात की गई है। ये आर्टिकल 45 में। नहीं, ध्यान देना यहाँ पे है एक्चुअली 6 ईयर, क्योंकि 6 to 14 तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट है ना, तो यहाँ पे 6 ईयर है, ध्यान रखना। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हो, ये आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी पूछ सकता है ऑर्गेनाइजे, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, 46 45 भी याद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक लाइन यानी मॉडर्न वेज के तरीके से, ये 48। सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन, वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा बाद में ऐड हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वर्कर का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये आर्टिकल में आता है 43B में। पता है कहीं कहीं पे इसको हम सोशलिज्म में भी रख देते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसको कौन किसको सोशलिज्म में रखो, ऐसे नहीं पूछता। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में है, ये किस आर्टिकल में दिया है, ये दिया है किस आर्टिकल में, फॉरेस्ट के बारे में है और वाइल्ड लाइफ के बारे में है, ये दिया है हमारे आर्टिकल 48A। मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इस सब का प्रोटेक्शन दिया है 49 में। क्लियर, और ये नॉर्मल बात है। यहीं पे लिखा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, फंडामेंटल राइट, और बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, ये बात। देखो आर्टिकल डीलिंग विद ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये सब डिटेल में थोड़ा मैं PDF दे दूंगा, पढ़ सकते हो, लेकिन हमें उतना डिटेल में लूसेंट वाले में नहीं जाना, ये तो मैं मेरा अपना नोट्स है। चलिए अब हाँ, कुछ अमेंडमेंट हुआ, ध्यान देना कई बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd 44th 86 और एक और बार हो गया है जब 2011 में 97th अमेंडमेंट हुआ। क्लियर, तुम चारों डिस्कस कर लेते हैं अमेंडमेंट। सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट हुआ जो कि 1986 में हुआ। एक बार UPSC में यही क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें बताया था इसमें से कौन सा 22nd अमेंडमेंट में ऐड नहीं किया गया था। तो जैसे मैं ऐसे याद कर लिया था, पुअर चिल्ड्रन वर्कर एनवायरनमेंट, तो आराम से हो गया क्योंकि मैं 4 वर्ड याद किया था, तो मुझे पता चल गया कि कौन नहीं होगा, पुअर चिल्ड्रन वर्कर एनवायरनमेंट, पुअर चिल्ड्रन वर्कर एनवायरनमेंट, ये आर्टिकल याद नहीं करना है। टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, मतलब जो लोग अपना वकील फिक्स नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन का, सारे चिल्ड्रन, ऐसा नहीं अमीर है तभी उनको चांस मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है टू टेक स्टेप ऑफ सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री में, इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ काम करे। इन्वायरमेंट के लिए तो हमने देखा ही था कि टू प्रोटेक्ट प्लस इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, चाहे, और उसके बाद सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात, ये सब, तो मैं सीधा इन्वायरमेंट लिख लिया था। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक ऐड किया गया, एक्चुअली वो ऐड एडिशन कहाँ पे था आपको पता है? एक्चुअली वो एडिशन था कहाँ पे, चले पहले मैं एक बात बताता हूँ। हाँ चलो, ये 4 हो गया। उसके बाद है 38(2) में, हाँ यहाँ पे लिखा है कि 38(2) में, क्लियर है ना, 38 में एक और बात तो पहले से लिखा था, जस्टिस की बात, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लेकिन यहाँ पे बहुत इनइक्वालिटीज़ को कम करना है, इनइक्वालिटीज़ को कम करना है कि दो अमीर और गरीब के बीच जो इतनी बड़ी खाई है उसको कम करना है। किस किस के बेसिस पे? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। उसका 86th अमेंडमेंट में एक ऐड किया गया, 45 आर्टिकल आया गया कि चिल्ड्रेन अल्टिल दे प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अनटिल दे कंप्लीट द एज। यहाँ पे 6 होगा ना, ये पे एक बार आप भी कंफर्म करना है, क्योंकि 6 to 14 तो फंडामेंटल राइट है ना,
तो 0 से 6 नहीं, हाँ 14, सॉरी, उसके बाद ही तो सरकार ने इस पे कानून, सॉरी, वहाँ भी 14 ही है एक्चुअली। कानून था कि सरकार ऐसा सरकार, ध्यान देना, डीपीएसपी में क्या लिखा होता है, जिसके हिसाब से सरकार कानून बनाए, तो वहाँ भी ऊपर दिया हुआ ना 44, देखा डीपीएसपी में यही ना दिया होता है कि सरकार इस पे कानून बनाए, तो सरकार ने 2002 में इस पे कानून बना लिया, ध्यान देना। लेकिन सरकार ने सिर्फ 6 to 14 कानून बनाया है, 0 to 6 वाला अभी तक कानून नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर। मतलब 0 से 6 वाला अभी तक फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 43B क्या है, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कुछ ऐसे आर्टिकल है जो बिल्कुल बाहर है 350 डीपीएसपी के, लेकिन वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, क्लियर है, ध्यान देना। उसके बाद आता है 350, मैं बता दे रहा हूँ 350 में क्या है, मदर टंग के बारे में, कि मदर टंग को प्रमोट किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एडिक्वेट फैसिलिटी करे ताकि मदर टंग में एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में हो। तो 350 का मतलब समझिए, मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद आता है 351, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट, याद रखना 351 क्या है, हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन, क्लियर, हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन, क्लियर। 350 क्या है, मदर टंग, 351 हिंदी लैंग्वेज, इतना ही याद रखना। उसके बाद एक और है 355, the claims of members of scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of the administration in the making of appointment and service of connection with the affairs of, हाँ नॉर्मल बात है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि उनके मेंबर को कंसिडर करना, उनके बातों को कंसिडर करना, सरकार अपने अगर उनकी बातों को कंसिडर करोगे तभी तो देश अच्छे से चलेगा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, अगर उनको सीधा दबा के हम थोड़ी चला सकते हैं, क्लियर। थ्रू द डीपीएसपी कंटेंट द आर्टिकल 335, 350 आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 4 कोड आर गिवन सिमिलर अटेंशन, हाँ यही बात सब लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली 335 है, लास्ट में जो मैंने बताया था ना 335 ST/SC के लिए 335 है, क्लियर है ना। भले ही डीपीएसपी नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट इसको सेम कंसिडरेशन मानता है, सेम तरीके से मानता है, इसलिए इसको यहाँ पे हमें डिस्कस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, क्लियर, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। वन सेक, मैं पॉज थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नोट्स बना हुआ है कि नहीं। देखिए एक्चुअली मेरे नोट्स में ना बहुत डिटेल में मैंने लिखा है, बहुत डिटेल में केस वगैरह लिखा है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लूसेंट के लिए। लूसेंट को मैं अपने एक छोटे से नोट्स में, मतलब 2 मिनट में मैं करा दे रहा हूँ बहुत आसानी से। अगर ये पर्टिकुलर नोट्स आपको चाहिएगा तो ये मैं अपने पेज से भेज दूंगा, मैं अपने पेज से बस करा दे रहा हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की बात करते हैं, फोकस कीजिए, बस फोकस कीजिए ध्यान से। कलर दूसरा ले रहा हूँ, थोड़ा और ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी, हाँ थोड़ा और लार्ज ले लें, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ अब आए, हाँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला केस क्या था, सबसे पहला केस था चंपाकरण डोराई राजन केस, ध्यान देना, पहला केस था चंपाकम डोराई राजन केस, डोराई राजन केस 1951 में वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्लियर है ना, क्लियर। इस केस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, क्लियर, डीपीएसपी। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट क्या है, सुपीरियर है, क्लियर है ना। सॉरी यहाँ पे क्या बोला, डीपीएसपी एज सब्सिडरी ऑफ फंडामेंटल, सॉरी यहाँ पे क्या बोला, डीपीएसपी इज अ सब्सिडरी ऑफ फंडामेंटल राइट। और एक पॉइंट इतना खतरनाक बोला ना कि इसमें पार्लियामेंट के मजे आ गए। बोला
कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। ध्यान देना ध्यान देना, फंडामेंटल राइट किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं। और एक और चीज़ बोला, जैसे आपको पता है आर्टिकल 12 में डेफिनीशन ऑफ स्टेट दिया है, आर्टिकल 30 में डेफिनीशन ऑफ लॉ दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और इतना खतरनाक बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक कानून है ही नहीं। जब कानून ही नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट करने पे, इसको लाने पे काहे का वायलेशन। क्लियर है ना। 2 पॉइंट क्या बोला, डीपीएसपी सब्सिडरी है फंडामेंटल राइट का, और एक और चीज़, फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव किया जा सकता है। और ध्यान देना एक और चीज़ बोला कि फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव किया जा सकता है, और एक और चीज़ इसमें क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ। और क्या क्या पॉइंट बोला, और उसके बाद हाँ इतना हो गया क्लियर। उसके बाद क्या हो, इतना बोल दिया तो अब तो पार्लियामेंट के मजे आ गए। पार्लियामेंट कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो पार्लियामेंट यहाँ पे 2 चीज़ इतना बेकार करता है पार्लियामेंट, क्योंकि चलो ये कर लिया सुप्रीम कोर्ट, अब फंडामेंटल राइट की बारी आती है। सॉरी, अब आती है किसी फंडामेंटल राइट नहीं, अब आती है बारी पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट कुछ तो करेगा, पार्लियामेंट देखते क्या करता है। पार्लियामेंट सबसे पहले एक पॉइंट ऐड करता है 15 में, जो आर्टिकल 15 है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया कि स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है, किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए या SC ST के लिए। स्टेट कोई भी कानून बना सकती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए या ST SC के लिए। इसके लिए अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना तो होने दो। अब क्या हुआ, एक इस समय 2 चीज़ इतना बेकार बनाए, एक आर्टिकल 31B बनाया और एक 9th शेड्यूल बनाया। 9th शेड्यूल इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। इस शेड्यूल का मतलब ये था, इस शेड्यूल में जो भी चीज़ आप ला के डाल देते ना, जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे होती ही नहीं। मतलब ये ब्लैक बॉक्स बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी की आंखों में काला चश्मा था कि जुडिशियरी को कुछ दिखाई ही नहीं देता था इसमें का सामान। तो पार्लियामेंट तो इसका फ़ायदा उठा रही थी, पार्लियामेंट इसको बहुत गंदी तरह फ़ायदा उठा रही थी। अब आगे क्या होता है, आगे फिर एक केस आता है, क्लियर, आगे फिर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक केस का आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। उस केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस। इस केस में क्या बोला, इस केस में ध्यान देना, एक्चुअली जो पेटिशनर था ना उसने चैलेंज किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, लैंड रिफॉर्म था ना, लैंड रिफॉर्म के अमेंडमेंट किया गया। लैंड रिफॉर्म के समय ही आपको पता है 9th शेड्यूल आया, 31B आया, दोनों लैंड रिफॉर्म के साथ ही आया, समय में आया। और क्योंकि 15(4) तो वही किया जा सकता ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए आपने लैंड रिफॉर्म किया, बात तो यही करना था ना। तो शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के साथ जाने का फैसला किया। वो बोला कि पार्लियामेंट के पास सच में पावर है, कोई लिमिटेशन नहीं है अमेंडिंग पावर में, अमेंडिंग पावर जितना मन होता है उतना कर सकती है। चलिए शंकरी प्रसाद केस में भी बात नहीं बनी, मतलब अभी भी कौन सुपीरियर है, अभी भी सुपीरियर में कौन है, पार्लियामेंट ही है। अब सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली, बहुत सारे बदलाव इसके बाद करने शुरू कर दिए। तो अब एक केस आता है गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, क्लियर है ना। गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट था ना एकदम बदल गया। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट लिमिट एंड एब्रीज मतलब पार्लियामेंट ना तो फंडामेंटल राइट को एब्रीज कर सकता है, ना फंडामेंटल राइट को बदल सकता है। कोई भी आप ऐसा नहीं कि अमेंडिंग करके आप फंडामेंटल राइट को अभी तक बदल ले, वो गलत है, आप नहीं करने देंगे। यानी इस पॉइंट को बोलता जाता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भाई अपना बदल गया है, भाई पहले साथ दे रहा था, अब भाई बदल गया है। अब भाई ने अपनी एक्टिविज्म दिखाई, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। क्लियर है ना। 3 केस हमने देखा, चंपाकरण और शंकरी प्रसाद, दोनों में साथ थे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट साथ दे रहे थे किसका,
पार्लियामेंट का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट साथ नहीं देने वाला है गोलकनाथ केस में। अब नेक्स्ट केस क्या होता है, नेक्स्ट आपको बोलो, आप समझो गोलकनाथ केस हुआ, तो गोलकनाथ केस के बाद चुप रहेंगे? गोलकनाथ केस में इतना बड़ा जजमेंट आया, पार्लियामेंट चुप रहेगा? भाई नहीं चुपेगा, कोई ना कोई खुराफाती काम तो करेगा ही। तो आपको पता है गोलकनाथ केस आया था 1967 में, तो 1971 में पार्लियामेंट 2 अमेंडमेंट कर देता है। एक तो कर देता है, कौन सा अमेंडमेंट है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। उसमें क्या ले आता है पता है? देखो कितना खतरनाक काम किया है। आपको पता है जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट होता है, और तो वो 2 तरीके से होती है, एक तो सिंपल मेजोरिटी से, और एक होता है आर्टिकल 368 के अंदर, ये सब मैं बताऊंगा 368 के अंदर। तो 24th इसमें थोड़ा स्पेशल मेजोरिटी होता है, और दूसरे केस में स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट होता है, ये सब मैं बताऊंगा। तो पार्लियामेंट ने एक कानून लाया, संविधान में अमेंडमेंट किया, उस कानून का नाम था मतलब इसमें चेंज किया। आर्टिकल 38 में जो लॉ के डेफिनेशन था ना, उसमें एक नया क्लॉज ऐड किया। उसमें बोला कि अगर 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 अमेंडमेंट होता है थ्रू 368 के अंदर, अगर आप आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करते हो तो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कोई काम का नहीं है। क्लियर? अब क्या बोलते हैं, और आर्टिकल 368 का जो पहले नाम था ना कि पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अब क्या पता है क्या कर दिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, यानी यहाँ से पावर वर्ड को एलिमिनेट कर दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। यानी पावर ऑफ अमेंडमेंट का मतलब तो ये भी होता ना कि आपके पास पावर है कि नहीं, लेकिन आप सीधा सीधा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है। क्लियर? और क्या चेंज किया, और चेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट को तो एसेंट देना ही देना होगा, प्रेसिडेंट विथ होल्ड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट सीधे सीधा हाँ बोलेंगे। और क्या हुआ, उसने 368 सब क्लॉज 3 ऐड किया, वहां पे बोला कि आर्टिकल 13 नथिंग इन आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट, मतलब आर्टिकल 13 में जो लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कभी आर्टिकल 13 पर होगा ही नहीं, मतलब आर्टिकल 13 यानी ये सिंपल बता रहा है कि ये लॉ है ही नहीं। क्लियर? तो पार्लियामेंट इतना उल्टा सीधा काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा? भाई नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट जाग गया है, सुप्रीम कोर्ट अब चुप नहीं कर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट एक भयंकर वाला केस लाता है, और एक और अमेंडमेंट बता था ना, 2 अमेंडमेंट, एक तो आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल, एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये थोड़ा अच्छा था, इसमें लाया कि इसमें पार्लियामेंट बोला कि अगर मैं 2 DPSP लाता हूँ, 339B 39C, इसका मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना, और इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करना, कि मैं अगर इन दोनों के लिए DPSP लाता हूँ तो हम इसके एवज में फंडामेंटल राइट की ऐसी तैसी कर सकते हैं। यानी अगर इन दोनों को लाने के समय अगर मेरा आर्टिकल 14 वायलेट होगा, आर्टिकल 19 वायलेट होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए 3 आर्टिकल को 14, 19 और 31 को, तीनों को हम बोलते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो है वो 31 ये किस आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया, 31C के अंदर ही ऐड किया गया। क्लियर? तो आपको बता दूं 31A 31B 31C इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट, मतलब सिंपल इस सबको हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, अब चुप नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट, चुप नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद भारती केस, KBC केस, इस केस में एक ऐसा बम फोड़ता है ना कि पार्लियामेंट की हवाएं उड़ जाती। उसने बोला कि मैं एक नया टर्म लाता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर। बोला बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि बोला पार्लियामेंट को बोला सुप्रीम कोर्ट, भाई सुनो, तुम कुछ भी चेंज करो हम नहीं रोकेंगे, कुछ भी चेंज करो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन 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 अगर 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 फंडामेंट, अगर हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पे तुमने कोई क्षति पहुंचाए तो हम चुपेंगे भी नहीं। यही हुआ। क्लियर? और बेसिक स्ट्रक्चर, और ध्यान देना, और जो एक और चीज़ यहाँ पे लाइन बोला कि संविधान का गार्जियन कौन है, जुडिशियरी है। ध्यान देना, जुडिशियरी है संविधान का गार्जियन, यानी संविधान को कुछ होगा तो हम है,
क्लियर। उसके बाद अब केबीसी केस हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई। आप बोलोगे कि हाँ अब तो पार्लियामेंट शांत हो गया होगा। भाई इतना जल्दी शांत होने वाला था नहीं। तो उन्होंने और भी अमेंडमेंट लाया, 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसमें उसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, दो चीज़ लाया, 368(4), क्योंकि 368(3) पहले लाया था ना, 368(3) इससे पहले वाले में 368(4) लाया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा कि नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 42nd और आफ्टर कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ऑन एनी एंड इन। देख रहे हो कितना खतरनाक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही आप क्वेश्चन नहीं करो। बाप रे बाप, कितना खतरनाक चीज़ कानून ला रहे हैं। और 368(5) लाए कि कोई लिमिटेशन नहीं होगी अमेंडमेंट के पावर की, मतलब आप कुछ भी पूरा बदल सकते हो। क्लियर। तो अब एक और केस आता है, मिनर्वा मिल्क केस। उसने बोलता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात लाते हैं, ला चुके थे। उसने 368(4) और 368(5) को नल एंड वॉइड करार दिया और बोला कि बेसिक, और फिर से हार्मोनी को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हार्मोनी यहाँ पे खतरे में आ गया था। क्लियर, रीस्टोर किया हार्मोनी को। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन बोली कि इवन बेसिक स्ट्रक्चर भी, क्लियर, इवन जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मुझसे जुडिशियल रिव्यू कोई छीन नहीं सकता। बस इस आर्टिकल में यही है। नेक्स्ट वीडियो, इस चैप्टर में बस यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं लिख के ही बताऊंगा, क्योंकि लिख के बताऊंगा तो वो ज़्यादा याद रहेगा आप लोगों को। और उसमें बताऊंगा, फिर बताऊंगा फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है कि नहीं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताऊंगा, और उसके बाद तो आ जाएगा हमारा प्रेसिडेंट सीधा। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।